बवाल के बीच शपथ ग्रहण। गुजरात में आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये समारोह दोपहर 1:30 बजे होगा। सूत्रों का कहना है कि आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और सभी नए चेहरे होंगे। इससे पहले ये समारोह बुधवार को होना था, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी विवाद के चलते इसे टाल दिया गया था। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण पहले ही हो चुका है। उनके मंत्रिमंडल का बुधवार को शपथ ग्रहण होना था, लेकिन अब ये शपथ ग्रहण आज होगा। वहीं इससे पहले मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की बात सामने आई थी, जिस पर अंदरूनी विवाद हो गया। उस पुराने मंत्रियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। हालांकि 1 या 2 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की संभावना है। उधर ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे विवाद को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रभारी भूपेंद्र यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के बीच बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि नए सीएम भूपेंद्र पाटिल करीब 90% मंत्रियों को बदलना चाहते हैं। ऐसे में 2-3 चेहरे ही जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे, मतलब जिनको दोबारा मंत्री बनाया जाता है। मंत्री पद से हाथ धोने की आशंका के बीच कुछ बीजेपी विधायक पूर्व सीएम विजय रूपाणी के घर जाकर उनसे मिलने भी गए थे, मुलाकात भी की थी। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में नए चेहरों को प्राथमिकता देना चाहते हैं और महिलाओं की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति भी निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल नए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भले ही बीजेपी आगामी रणनीति में जुटी हो, लेकिन ये बात पुराने साथियों को नागवार गुजर रही है। अब आगे क्या होगा ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही पता चलेगा। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। इंदुकान दीक्षित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर्वेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले इंदुकान जी आपके पास आऊंगे, क्योंकि गुजरात की सियासत में पहले तो एकाएक मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे देना, उसके बाद चेहरा बदल जाना, फिर जब कैबिनेट विस्तार की बात आती है, मंत्रिमंडल के चयन की बात आती है, तो सीधे तौर पर कह देना कि पुराने मंत्रियों को हम जगह नहीं देने वाले हैं, हमें नए चेहरे चाहिए, साफ सुथरे चेहरे चाहिए। क्या समझा जाए इसको? क्योंकि अभी तक तो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाजपा के अंदर कोई अंतरकला नहीं चल रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अंतरकला है। अगर अंतरकला नहीं होती तो उत्तराखंड में एकाएक 3 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बदला जाना, राज्यपाल उत्तराखंड की एकाएक बदल दी जाना, और उसके बाद जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, ये सब बता रहा है कि अंदर स्थितियां बेहतर नहीं है। जब कोई पार्टी, किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी स्थितियों को बदलना चाहता है और उसे ये माना जा रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट मिल जाती है कि जो वर्तमान सरकार है या उसके बहुत सारे मंत्री हैं उनसे लोग खुश नहीं हैं, तो फिर जो आपने सुना है कि सारे घर के बदल डालेंगे, वही काम करना पड़ता है। और एक्शन में, जब एक्शन मोड में कोई पार्टी होती है और उसका लक्ष्य सामने है, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि ये मछली की आंख को भेदना है, तो वो मछली को भी उसने नहीं देखा, उसकी आंख को। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर लिया कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, तो निश्चित तौर पे जो नया मुख्यमंत्री होता है उसको अपनी टीम बनाने की छूट देनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि पहला डिसीजन लिया वहां के नए मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र पटेल जी ने, उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े, मुख्यमंत्री से जुड़े 4 प्रमुख अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। क्योंकि जब हम आ रहे हैं सत्ता में, हम सरकार चलाने जा रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी होगी, अकाउंटेबिलिटी हमारी होगी, तो हमारी अपनी कोर टीम होगी, तभी तो हम उसको जवाब दे पाएंगे। दूसरा, एक चीज जो विपक्ष कह रहा है और ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसी कोशिश की जा रही है बताने की कि शायद ये सारी भूपेंद्र पटेल और उनकी कोर टीम के कामकाज हैं। देखिए, गुजरात में ही नहीं पूरे देश में जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो, बेशक नड्डा जी आजकल भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी भी उनकी कोर से कोर टीम यही 2 लोग हैं। तो इन 2 लोगों की रजामंदी के बिना, इन लोगों की सहमति के बिना कोई बड़े फैसले हो जाए, सरकार का गठन, मंत्री कौन बनेगा, ये असंभव है। तो चेहरे पर
बेशक भूपेंद्र पटेल और वो, ये तो गुजरात का मामला यहाँ पे, जहाँ गुजरात मॉडल की बात करके केंद्र में सरकार बनी भाजपा की, और उसी गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश में चुनाव लड़े जाते हैं अब भी, जबकि इस बीच में कितने राज्यों में, अमूमन आधे से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकारें बन चुकी। तो ऐसे में गुजरात में या गुजरात के मॉडल को फेल होते हुए देखना दिखाना भाजपा के लिए अब मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और सारी चीजों पर बड़ी करीने से बड़ी बारीक नजर रहती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, बेशक वो किसी भी पद पर है, क्योंकि उनका वो होम स्टेट भी है। तो ऐसे में जो भी बदलाव हो रहे हैं, कोई नाराज हो रहा है, देखिए किसी का पद जाता है, मंत्री पद हो भी, मुख्यमंत्री पद, वो शालीनता के साथ वो थाल में सजा के आपको दे दे, तो ये देखने के दांत हैं, जो खाने के दांत हैं वो एक्चुअल में अलग होते हैं। दुख किसी को भी होता है जब उसका पद जाता है। जी काव्या जी। सीधा सवाल है, क्योंकि गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, और उस गढ़ में अगर इतनी चीज़ें उथल पुथल हो जाएं तो सवाल तो उठते हैं। और ये सवाल ये खड़ा कर रहा है कि ये संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि प्रयोगशाला के तौर पर नया फॉर्मेट, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है कि कुछ नया लेकर के आए, और एकाएक ये कह देना कि सारे नए चेहरे होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रयोग है। जी, ये सवाल हमसे है, सर्वेश जी से। जी, सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। देखिए, बीजेपी का एक अपना अलग एजेंडा होता है। वो कोई पार्टी कुछ भी कहे कि अंतर कला है इनके में, उत्तराखंड के 2 बार सीएम बदल दिए, फिर उससे पहले यूपी का अंतर कला ये लेके आए थे, फिर अब गुजरात में बीजेपी जो डिसीजन लेती है उसमें कोई दो राय नहीं रखती है। अगर मान लीजिए कहीं पे उनसे गलती होती है शीर्ष नेतृत्व से डिसीजन लेने में, तो उसको वो सुधारने में भी कोई टाइम समय नहीं देते। जैसे कि इसका उदाहरण सारे देशवासियों ने और सबने, जो भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं और जो भी कयास लगाते हैं, हमने उत्तराखंड में देख लिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, फिर वहां पे जो गड़बड़ हुई, फिर धामी जी को लाया गया, और धामी जी एक स्वच्छ छवि के और नए यंग लीडर हैं, तो पार्टी ने ये जताया कि ये बढ़िया करेगा। उसी तरह गुजरात की जहां बात होती है, देखिए अगर केशुभाई पटेल के टाइम से देखा जाए तो जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, केशुभाई पटेल जी को हटाया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी एक पंचायत के चुनाव भी नहीं जीते थे। और पार्टी में जो गुजरात में सबसे, और मध्य प्रदेश, ये जो 2 स्टेट हैं, यहाँ की संगठन में इतनी ताकत है ना कि अगर वहां कुछ गड़बड़ होता है तो संगठन उसको संभाल लेती है। तो मैं आपको पीछे की बात बता रहा हूँ कि जब केशुभाई पटेल जी का वहां को हटा के नरेंद्र मोदी जी को वहां पे चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया गया था, तो वो चीफ मिनिस्टर में क्या मतलब एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीते थे, लेकिन संगठन ने उनमें विश्वास जगाया था। तो उसी तरह जब नरेंद्र मोदी जी खाली करके गुजरात से आए प्रधानमंत्री बनने, तब ये तो क्योंकि जैसा सर ने बताया था, इंदु सर ने, कि गुजरात मॉडल, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात प्रगतिशील राज्य है और प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहा है। तो उन्होंने आनंदीबेन पटेल जी को लाया गया, फिर देखा गया कि उनका रेस्पॉन्स क्या है, जनता में क्या पकड़ है, वो अगर कहीं पे चूकती हुई नजर आई तो रूपानी जी को लाया गया। अब अभी रूपानी जी में क्या देखा गया कि जो कोविड में जो भी हुआ हो और हाई कोर्ट के जो भी टिप्पणी आई हो, तो शीर्ष नेतृत्व ने पूरा वहां पे रिसर्च और बिफोर, मतलब अभी देखिए चुनाव होने में साल भर से ऊपर का समय है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व वो नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। अगर जनता, जो विजय रूपानी जी हैं, वो कभी भी जनता के मतलब एक पॉपुलर सीएम कह लीजिए या मास अपील वाले सीएम ऐसे नेता नहीं रहे हैं। तो जो भी उन्होंने, तो मतलब सर्वेश्वर जी, ये माना जाए कि खामियों के चलते ये बदलाव किया गया है, खामियों पर गौर फरमाया गया है। ठीक है, इंदुकांत जी के पास में जाऊंगी। इंदुकांत जी, एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति भी लगातार सामने आ रही थी। बीजेपी मानी जाती है कि अगर उनको कहीं पे भी कुछ त्रुटि नजर आती है तो वो नेतृत्व को चेंज करने में देरी नहीं करते हैं, चाहे उस नेतृत्व पे कोई भी बैठा हो, कितना भी पार्टी का कद्दावर नेता क्यों ना हो। क्योंकि हमने देख लिया सेंटर में भी जो रविशंकर प्रसाद जी जैसे मिनिस्टर को भी पार्टी ने हटा के उन्हें संगठन में लेके आई। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है, अलग स्टैंड करती है और वो डिसीजन लेने में कोई भी स्ट्रैटेजी का लेकिन कोई मायने जरूर होता है।
स्ट्रैटेजी अगर कोई व्यक्ति तैयार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आगे की स्थितियों का आकलन कर पा रहा है। और इंदु गांधी, राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी एक सबसे बड़ा समीकरण है साधने के लिए। और बखूबी सबको याद है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस गुजरात में दिया है, उसे कहीं ना कहीं भाजपा हजम नहीं कर पाई, क्योंकि किसी के गढ़ में अगर किसी की सेंध भी हो जाए और थोड़ी सेंध भी हो जाए तो वो बखूबी समझता है कि सेंध का क्या मायने होता है। क्या ये समझा जाए कि इसी के चलते अब साफ छवि के नेताओं को चयनित किया जा रहा, उन नेताओं को चयनित किया जा रहा जो ज्यादा प्रख्यात चेहरे हैं, जनमानस में ज्यादा भाए जाते हैं? एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर से भारत में ये एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पे देखा जाता है। और ये भी देखा गया है, पिछले कुछ चुनाव में एक प्रयोग किया गया, आपने पूछा था ये संयोग है कि प्रयोग है, प्रयोग करके देखा है राजनीतिक दलों ने कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव, अगर आप नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं, चेहरे बदल देते हैं, तो उससे भी बहुत कमतर हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में जैसे अभी वर्तमान जो सरकार है केंद्र की, उसे लोग भाजपा की सरकार नहीं कहते हैं, उसे लोग मोदी सरकार कहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि केंद्र की सरकार के खिलाफ जनता में कोई रोष है, कोई समस्या है, कोई इश्यू है, तो आप पूरी भाजपा की सरकार को नहीं बदले, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल दिया, तो वो रोष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से था, वो ऑटोमेटिक काफी हद तक खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रयोग किया गया है कई राजनीतिक दलों के द्वारा, और कई राज्यों में हाल फिलहाल, जैसा आपने कहा कि अभी उत्तराखंड में बदला है, बाकी जगहों पे भी इस ढंग के प्रयोग हो रहे हैं। सिर्फ आप देखें उत्तर प्रदेश में ये नहीं किया गया है हाल फिलहाल के फैसलों में भाजपा के। तो ऐसा करने से उन्होंने देखा कि उन्हें सफलता मिली। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए, और लोगों का अगर कोई गलत नीति आई, एंटी इनकम्बेंसी तो एक चीज हुई, कोई गलत नीति भी हाल फिलहाल में अगर आई किसी कारण से, जैसा आपने कहा कि देश में नोटबंदी का मुद्दा था, अभी इन्होंने बहुत अच्छा, सर्वेश्वर जी ने कहा कि भाजपा में एक अच्छी बात यह है कि जब कोई गलत फैसले हो जाते हैं या कोई गड़बड़ी महसूस होती है बाद में, तो उसे सुधारने के भी बड़े प्रयास किए जाते हैं। जैसे जीएसटी का मामला था, जीएसटी का गलत फैसला नहीं था, लेकिन जीएसटी को लागू करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत समस्याएं हैं। तो आप देखें कि पिछले जीएसटी लागू होने के बाद पिछले 3 से 4 वर्षों में लागू करने में जीएसटी में जितने नियम कानून थे, उससे ज्यादा बदल दिए गए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रखती है पार्टी, और अगर कोई पार्टी, कोई शासन इसी की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो इसको अच्छा मानना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकार या शासन किसके लिए होता है? जनता के लिए। अगर हमारे किसी व्यक्ति ने शासन अच्छा नहीं किया, आप चाणक्य का एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने राजा को इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने ये माना कि शासन तंत्र जो चल रहा है उसमें राजा की भूमिका ठीक नहीं है। उन्होंने स्वयं राजपद नहीं ढूंढा। जैसे यहाँ पे माना जाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है, पार्टी या संघ मिलकर जो विचार करते हैं, उसके बाद उन मंत्रियों को, नेतृत्वकर्ताओं को बदलते हैं जिनकी नीतियां गलत हो, या जो जनता के साथ जुड़ाव जितना उचित होना चाहिए, जितना आवश्यक है, नहीं रख पाते। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, पाटीदार और पटेल समाज, ये गुजरात का एक बड़ा तबका है और एक बड़ा आंदोलन पाटीदारों का चला था। उस आंदोलन को क्या दरकिनार किया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि जिस तरीके से पटेल समाज से चेहरा चयनित किया है, प्रयास ये किया है कि पटेल समाज को मना लिया जाए, पाटीदार काफी ज्यादा नाराज हैं। क्या इसका क्या सियासी समीकरण समझा जाए? देखिए, ये जो पाटीदार और जो उसका आंदोलन था, 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि उनका कुछ असर हो सकता है। और उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी थी गुजरात में। वो थे भारत के प्रधानमंत्री और सेंटर के थे, लेकिन उन्होंने गुजरात को अपने साथ पे रखा और वहां पूरी ताकत झोंक दी। और उसका यह हुआ, रिजल्ट सक्सेस यह हुआ कि बीजेपी वहां वापस हो गई। तो जो मतलब है, पटेल जो समुदाय है वो उनका एक वर्चस्व होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जब केशुभाई पटेल जी को हटाया गया था, तो जो पटेल समुदाय है गुजरात में, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और अहम हिस्सा होता है। तो बीजेपी का अगर
देखिए, एक तो कास्ट सिस्टम पे भारतीय, अब हम 2021 में हैं, कम से कम नहीं होना चाहिए बातचीत, लेकिन हम भारतवर्ष की राजनीति से इस चीज को हटा ही नहीं सकते कि इस पार्टी के नेता को अगर मंत्री नहीं बनाया गया तो ये जो जात है, ये जातीय समीकरण है, ये डिसबैलेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी। बीजेपी ने हर चीज पे, मतलब जो बताया ना कि एवरी पहलू पे उन्होंने रिसर्च किया है, और इसीलिए इस साल भर पहले की जातीय समीकरण को सही बैठाने के लिए ही उन्होंने ये नेतृत्व परिवर्तन किया है। और मेरे को लगता है कि उनका जो भी डिसीजन है, खासकर कि गुजरात के मामले में, वो कभी भी गलत नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए कि एक अखिल भारतीय कोली समाज है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को अभी जो रिसफल होना है उसमें लेटर लिख दिया है कि अगर आप हमारे नेता को तवज्जो नहीं देंगे कैबिनेट में तो यह एक गलत संदेश जाएगा। तो मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी नजर हर चीज पे है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने इस समाज को अलग कर दिया है या दरकिनार कर दिया है। बिल्कुल। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सियासी समीकरण हुआ। एक और समीकरण है, क्योंकि पटेल समाज के साथ अब कांग्रेस की तरफ से जो नेता चुने गए हैं वो भी पटेल हैं। इसका जवाब मैं दुकान जी से लूंगी, लेकिन यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है। सीधा इंदुकान जी के पास जाऊंगे। इंदुकान जी, हार्दिक पटेल ने जो दावा किया था विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद, उन्होंने कहा था, क्योंकि वो पटेल समाज से आते हैं, उनका सीधे तौर पर इस बात का कहना था कि हम क्योंकि विजय हो रहे थे, जो ग्राफ सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें हम जीत रहे थे, इसलिए इन्होंने ये पूरा फेरबदल किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस ढंग के दावे जो विपक्ष में लोग होते हैं वो निश्चित तौर पे करते हैं, लेकिन हार्दिक पटेल का अगर उत्थान और जो राजनीतिक आधार है आप वो देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाटीदार समाज को लेकर के इस ढंग की राजनीति करना, इस ढंग की राजनीति काव्या जी लंबे समय में सफल नहीं होती है। कुछ दिन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, कुछ दिन के लिए उनको अपने कम्युनिटी का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जब उस कम्युनिटी के लोग भी देखते हैं कि मेरा लाभ, मेरा विकास, मेरे लोगों का या पूरे समाज का विकास इस नेता के माध्यम से हो रहा है, तो वो उसके साथ होते हैं। इसके मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप देखें, भाजपा के और आरएसएस के साथ तो एक बड़ी बात है, मैं इसको बहुत पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ कि इस राज्य में इसी कास्ट का या इसी जाति का प्रभुत्व है, या इसको इसलिए बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, यहाँ से ही कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनना चाहिए, इसका वो सबसे पहले निराकरण करते हैं। इसका सबसे पहला उदाहरण था झारखंड, जहाँ हमेशा कहते थे कि यहाँ आदिवासी ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, और जब से झारखंड बना था तब से किसी ने भी प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की थी बदलने की। लेकिन 2017 में जैसे ही पूर्ण बहुमत मिला, 2015 में भाजपा को, उन्होंने वहां पे नेतृत्व परिवर्तन किया और मुख्यमंत्री बनाया गैर आदिवासी रघुवर दास जी को। इसी तरह से आप देखें, जाट, गैर जाट, क्या क्या बातें होती है हरियाणा में, क्या उन्होंने किसी जाट को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। आप महाराष्ट्र को देखें, वहां मराठा और तमाम तरह की बातें की जाती है, और मराठा पूरी तरह से हावी है वहां के राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा ने किसको बनाया? देवेंद्र फडणवीस को, जो ब्राह्मण है। और उन्होंने ये देखा कि किसमें शासन की क्षमता है और योग्यता है, और ये देखने से फायदा क्या होता है, जनता में भी आज किसी मराठा नेता की भाजपा के जितनी पूछ या पकड़ है उससे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस की है, क्योंकि ये सब चीजें तात्कालिक होती हैं काव्या जी। अगर किसी ने अच्छा नेतृत्व किया, अच्छा शासन दिया, तो अल्टीमेटली जनता उसको फॉलो करती, उसके पीछे खड़ी होती है। क्या महात्मा गांधी की कास्ट पूछ के लोगों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया था? नहीं दिया था। आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कास्ट पूछी जाती है? जहां तक हार्दिक पटेल की बात है, उनकी राजनीति बहुत लॉन्ग टर्म की राजनीति नहीं है। आप देखें, जिस मुद्दे को लेकर वो खड़े हुए थे राजनीति में, और आज इस तरह से कांग्रेस में वो आए, उस मुद्दे को टिक पाए हैं, उस मुद्दे की कहीं वो चर्चा भी करते हैं, ये राजनीति है। ये किसान आंदोलन को आप देखें, हम उसमें ज्यादा में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन टिकैत जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी क्या स्थिति थी पूरा देश जानते हैं। तो आज उनकी जो राजनीति है, या तो अपनी राजनीति चमकाने की, किसान आंदोलन ज्यादा नहीं,
और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में उनके स्वर आप देखें, कभी ओवैसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, और पूरा मिला जुला उनका स्वर जो मुख्य विपक्षी है वहां पे समाजवादी पार्टी खासतौर से और कांग्रेस, उनके पक्ष में स्पष्ट दिखता है। ये किसी को भी सामान्य आकलन भी करेगा तो समझ में आएगा कि वो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर्वेश्वर जी के पास जाना चाहूंगी। सर्वेश्वर जी, पिछले बार के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो 99 और 79 का फर्क था मात्र, यानी कि कांटे की टक्कर थी। और इस बार की स्थितियों की अगर बात करें, क्या लगता है आपको? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव वहां से लड़ती नजर आएगी और पिछले बार के परिणाम ये बात कह रहे हैं कि जनता के दिल में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया है, दिल्ली के लोगों को जो मुफ्त की चीजें मुहैया कराई हैं, राहत दी है, उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात में कितना कठिन होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सफर? क्योंकि 99 और 79 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, और उसमें अगर एक और दल आकर के शामिल हो जाता तो यानी कि वोट कटेगा। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको एक राजनेता नहीं मानता हूँ। वो भारतीय राजनीति में एक बौना है, मतलब एक बौने की भूमिका में है कि वो उड़ के पंजाब चले जाते हैं, उड़ के गोवा चले जाते हैं, उड़ के गुजरात चले जाते हैं। जब वो आए थे तो डायरेक्ट टक्कर दिए थे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में, लेकिन क्या मुंह की खानी पड़ी वो भी सोच लीजिए। तो मुझे यह बिल्कुल नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी स्टेट म्युनिसिपल इलेक्शन में, जैसे आपने खुद ही कहा कि 99, फिर कांग्रेस का 77 था और बाकी के इंडिपेंडेंट 3 आए थे, तो जो कांग्रेस अपना वर्चस्व वहां पे गवा रही है, तो उस फिल को, उस जो गैप आ रहा है उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई होगा। तो अगर आम आदमी पार्टी आई और म्युनिसिपल इलेक्शन में उसने गुजरात में कुछ सीटें जीते, तो क्योंकि कांग्रेस वहां पे मजबूत नहीं है, ये कांग्रेस की हार है। क्योंकि बीजेपी का जो गढ़ है गुजरात, वो वहां पे चाहे एंटी इनकम्बेंसी हम सभी ने देखा कि इतने सालों से चला आ रहा है, लेकिन 2017 में सभी को था कि ये जो, जैसे कि अभी सर ने, इंदु जी सर ने भी ये हार्दिक पटेल की बात की, और भी जो 2-3 जो उभरे हुए थे कि ये नेता है गुजरात में चेंज कर देंगे, बीजेपी को भगा देंगे, से बीजेपी की सत्ता को से बेदखल कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब जो भी जितने नेता आए हैं ये पौने कद के नेता हैं, ये बस एक समय, वो कहते हैं ना कि टाइम के लिए वो आते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि हार्दिक पटेल चाहे आम आदमी पार्टी का वहां पे क्या जनाधार है? मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास जनाधार मतलब है उनका। आपने देखा था कि 2017 के भी चुनाव में कि आम आदमी पार्टी के कितने कैंडिडेटों की जमानत जब्त हो गई थी। जिस राज्य में गए थे, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी, तो जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना था उससे एक दिन पहले ऑडियो वायरल हो गई थी, जो संजय सिंह और इस समय कि चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है, पार्टी की तैयारी कर लो। हुआ क्या? आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ भी नहीं कर पाई, सेकंड या थर्ड लेवल की पार्टी बन गई। तो आम आदमी पार्टी गुजरात के इस जो 2022 का इलेक्शन होना है उसमें बहुत करिश्मा कर पाएगी, ऐसा मेरे को दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। इंदुकांत जी के पास जाऊंगी मैं। इंदुकांत जी, एक तस्वीर कल सामने आई थी नितिन पटेल की, आपको याद होगा, इससे पहले भी कई बार उनका नाम जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए सामने आ चुका है, डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आ चुका है, और इस बार फिर उनका नाम चयनित नहीं हुआ है। इमोशनल हुए, नाराजगी कहीं ना कहीं जहन में है। ये नाराजगी कितनी हावी पड़ेगी? क्योंकि अंदर परिवार का एक सदस्य अगर नाराज होता है तो परिवार पर असर जरूर पड़ता है, और अभी तक तो ये कांग्रेस में तस्वीर आती थी, अब भारतीय जनता पार्टी में भी आई है। और पटेल समाज से ही रहा है, और उसको उम्मीद है कि पटेल समाज से ही अगर किसी को लिया जाएगा तो हमारा नाम निश्चित तौर पे होगा। दावा बनता भी है अगर हम बाहर से देखते हैं तो। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्या प्रेफर किया? उन्होंने प्रेफर किया एक ऐसा चेहरा कि एक अनटोल्ड, एक एज लिमिट रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा किया भारतीय राजनीति में, कभी किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसा सोचने की कि 75 का कट ऑफ रखा है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। स्वयं भी फॉलो करेंगे ऐसा लोग मानते हैं। किसी को भी उनके केंद्रीय कैबिनेट में 75 के आसपास आता है तो उसकी योग्यता के हिसाब से दूसरी जिम्मेदारी देते हैं, या वो खुद समझता है कि हमारे अब यहाँ पे जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी।
तो नितिन पटेल के बजाय उन्होंने भूपेंद्र पटेल को चुनकर एक नए नेतृत्व को खड़ा करने का प्रयास किया है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सौम्य है, पहली बार ही चुन के आया विधायक और सबसे अधिक वोट से चुन के आया। तो इसमें जिसको पूरा मन होता है, जिसको ये रहता है कि हमें जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसका दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है काव्या जी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके बारे में, देखिए बहुत अच्छा कहा सर्वेश्वर जी ने, आपने जब पहली बार राजनीति की 2014 में आंदोलन से वो जब निकल के आए, तो पहली बार ही उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे 2014 में, तो पूरे देश में उन्होंने 400 से अधिक सीटें लड़ी थी, 400 से अधिक सीटें। और कितनी जीती थी ये सभी को मालूम है, कितनी जिलों की जमानतें जब्त हुई। इसी तरह से आप गुजरात का उदाहरण लीजिए, गुजरात में उन्होंने पिछली बार का 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, मेरे ख्याल से 30 से अधिक सीटें या 30 सीटें लड़ी थी, और उनमें सभी में 2 सीटों को छोड़कर सभी में उनके कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हो गई थी। सबसे रिसेंट वो म्युनिसिपल चुनाव लड़े, म्युनिसिपल चुनाव में, जबकि लोगों को पता है कि एक म्युनिसिपल टाइप की गवर्नमेंट रही है दिल्ली में, उसका उदाहरण पेश किया गया। और जैसा सर्वेश्वर जी ने ठीक कहा कि वहां विपक्ष का कोई भी स्पेस नहीं के बराबर कांग्रेस हासिल कर पाई है गुजरात में। पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो विपक्ष का स्पेस लगभग खाली सा रहा है। कितने प्रयोग कांग्रेस ने कर लिए, जबकि विपक्ष में था, उन्होंने कितने अध्यक्ष बदले, और सारे इम्पोर्टेड अध्यक्ष। जब से माधव सिंह सोलंकी गए और बाकी बड़े नेता गए कांग्रेस में गुजरात में, उनको अपना कांग्रेसी कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बड़ा नेता नहीं मिला। उन्होंने पहले शंकर सिंह बघेला को लिया, फिर किसी और को लिया, और आज हार्दिक पटेल पर डिपेंड कर रहे हैं। इससे वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी का हर्ष आप सोचिए, उसकी हालात क्या है कि अपने ब्रीड के हुए, अपने ग्रूम के हुए उनके पास नेता नहीं है जिसको अध्यक्ष बना सके। दूसरा, आप पार्टी ने पिछली बार जो म्युनिसिपल चुनाव लड़े उसमें सिर्फ उनको 13.28% वोट मिले। म्युनिसिपल चुनाव एक बिल्कुल अलग नेचर के चुनाव होते हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव में, इसी तरह गोवा में उन्होंने सारी सीटें विधानसभा में लड़ी थी और सभी सीटों पे उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो कहना और करना, कुछ जगहों पे आप सफल हो सकते हैं, जैसे आपका पंजाब का उदाहरण है, जहाँ पे भाजपा कहीं पे भी लड़ाई में नहीं रहती थी, उन्होंने लगातार अकाली दल को सपोर्ट किया, और जब अकाली और कांग्रेस दोनों एक ढंग के दिखने लगी तो जो स्पेस खाली हुआ उससे हमको फायदा मिल गया। गुजरात में ऐसा होता हुआ जल्दी नहीं दिख रहा है। और जो एक प्रयोग किया है भाजपा ने कि एक तो पढ़ा लिखा नेता लाया, जो मुख्यमंत्री अभी थे उनके रूपानी जी, उनको बदल करके एंटी इनकम्बेंसी भी हटाया और इस पढ़े लिखे नेतृत्व को युवा नेतृत्व का जगह दिया। दूसरा, संयोग से उसमें भी अगर उन्हें मिल गया पाटीदार समाज का तो उस व्यक्ति को लाया। तो ऐसे में किसी की दाल जल्दी गलते हुए नहीं दिख रही है। और जो 79 सीट तक कांग्रेस गई थी, वो जो इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी था प्रधानमंत्री के जाने के बाद, उसका उनको मैक्सिमम लाभ मिला था। अब वो लाभ अगले चुनाव में घटने की आशंका है, इसलिए कांग्रेस को उस तरह से तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो हार्दिक पटेल पे सारी चीजें छोड़ करके अपने नेताओं को या अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन ये एक बड़ा विचार विमर्श का मुद्दा है कि कैसे शपथ ग्रहण में जो है 27 मंत्री तो शपथ लेंगे, लेकिन ये जो एकाएक नए चेहरों को चयनित करना है, इसको लेकर के सियासी बवाल जरूर है। पुराने नेता नाराज होंगे, उन्हें मनाया कैसे जाएगा, इन सभी आंकड़ों के बारे में या इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जो है वो शपथ ग्रहण के बाद ही सामने